नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा है जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे कि रामनवमी के जुलूस पर कुछ जगहों पर देश भर में क्यों पथराव हुई, क्यों हिंसा हुई, कौन है इसके पीछे, और क्या कुछ नेताओं के बयान इसमें आग में घी डालने का काम करते हैं, उनकी वजह से भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। और आज की खास चर्चा होगी कि विदेशी हस्तक्षेप वाले मुद्दे पर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। जिस तरह से जर्मनी से बयान आया, उसके बाद जिस तरह बीजेपी हमलावर हुई, तो क्या वो बैकफुट पर है। साथ ही बात होगी कि क्या तमाम कोशिशों के बाद एक और कोशिश हो रही है, अलग सी कोशिश एमके स्टालिन के द्वारा विपक्षी एकता की। और बात करेंगे कि राजस्थान में किस तरह हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इन सब मुद्दों पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देश की नई विदेश व्यापार नीति 2023-28 हुई जारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 का किया अनावरण। नई विदेश व्यापार नीति के तहत रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड को दिया जाएगा बढ़ावा। वित्त वर्ष 2023 में कुल निर्यात $760 बिलियन को पार करने का अनुमान। इंदौर के मंदिर हादसे में 36 लोगों की मौत, 16 घायल। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का बचाव एवं राहत अभियान जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की जांच के दिए आदेश। अस्पताल में घायलों से मिलकर जाना हालचाल। G20 देशों के बीच बैठकों का दौर जारी। गांधीनगर में आपदा जोखिम कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन, तो वहीं चंडीगढ़ में कृषि और केरल के कुमारकोम में वैश्विक चुनौतियों पर हो रही है सदस्य देशों के बीच चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय जगत से बड़ी खबर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। हश मनी मामले में चलेगा आपराधिक मुकदमा। ट्रंप ने खुद को बताया निर्दोष। और खेल के मैदान से खबरों में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के साथ ही आईपीएल के 16वें संस्करण की आज से हो रही है शुरुआत। 52 दिन चलने वाले लीग में 10 टीमों के बीच खेले जाएंगे 74 मैच। 28 मई को होगा विजेता का फैसला। और मैड्रिड मास्टर्स में 2 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह। महिला एकल में पीवी सिंधु ने अंतिम 8 में किया प्रवेश, तो पुरुष एकल में साई प्रणीत को हराकर किदाम्बी श्रीकांत भी क्वार्टर फाइनल में। ये थे इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की। और सबसे पहला एजेंडा, एक बड़ा सवाल, रामनवमी के जुलूस पर पथराव और हिंसा की घटना क्यों हुई। देश के कुछ राज्यों में रामनवमी के जुलूस पर पथराव और हिंसा के बाद हालात पर प्रशासन की है कड़ी नजर। रामनवमी के जुलूस के अवसर पर पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में सांप्रदायिक झड़प की घटना हुई। पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में टकराव और हिंसा की घटनाएं हुई। हावड़ा में अभी भी हिंसक घटनाएं जारी हैं। दरअसल हावड़ा के शिवपुर इलाके में जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने कर दिया पथराव। प्रमुख विपक्षी बीजेपी ने रामनवमी पर हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। और ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया, कहा कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा निकालते वक्त सावधानी बरतें। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के ममता बनर्जी के बयान से मिला असामाजिक तत्वों को शह और बढ़ावा क्या। मुख्यमंत्री ने यह बयान क्यों दिया था। सवाल यह है कि इस तरह का बयान आखिर क्यों देती हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में भी क्या धार्मिक आधार पर इलाकों का बंटवारा होगा। ये कौन सा इलाका है और वो कौन सा इलाका है, इस आधार पर कौन है वो लोग जो रामनवमी जैसे अवसर पर भी बिगाड़ रहे हैं देश का माहौल। मुट्ठी भर वो असामाजिक तत्व है। बड़ा सवाल यह भी है
कि शोभा यात्रा को लेकर कुछ लोगों में क्यों रहती है असहजता। तो ये बड़े सवाल हैं जिस पर हम अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने हावड़ा की घटना के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। आइए उन्हें सुन लेते हैं। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। जब उनको प्रशासन और पुलिस बंदोबस्त देखना चाहिए था, तो वो राजनीति कर रही थी। साथ ही में उन्होंने हिंदुओं को ये हिदायत भी दी कि मुसलमान इलाकों से ना गुजरें। आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमान इलाके क्या होते हैं ये हमारी समझ से परे है, लेकिन उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने चल रहे हैं, इसलिए मुस्लिम इलाकों को न छुआ जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। और इस खबर पर जुड़ रहे हैं अब हमारे दो संवाददाता, प्रसेनजीत बख्शी जी कोलकाता से और शिशिर शेलार मुंबई से। मैं पहले प्रसेनजीत दा का रुख करता हूं। प्रसेनजीत दा, ये आज़ाद भारत में, धर्मनिरपेक्ष भारत में, लोकतांत्रिक भारत में इलाकों की पहचान इस तरह से, और वो भी एक मुख्यमंत्री के द्वारा, कि ये मुस्लिम इलाका, ये हिंदू इलाका, ये फला इलाका, ये डिमका इलाका, इस तरह की बातें एक मुख्यमंत्री करती हैं, तो क्या असामाजिक तत्वों को इन बातों से बल नहीं मिलता है दादा? देखिए लालचंद, मैं 3 बात कह दूं। थोड़ी देर आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा म्यूट कीजिएगा। हाँ, है ना आवाज? अभी ठीक है जी, आपकी आवाज आ रही है, अभी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि थोड़ी देर पहले चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने किसी एक स्थानीय मीडिया को फोन पर अपना जो रिएक्शन है वो देते हुए उन्होंने बताया 3 बात। मैं यहाँ पे उनका कई सारे बातें कही है वो उन्होंने, मैं 3 बात कहना चाहूंगा। एक, उन्होंने बताया कि मैंने तो रामनवमी की जुलूस के ऊपर कोई रोक नहीं लगाया, मतलब उन्होंने एहसान कर दिया। ये समझाने की कोशिश में है कि मैंने रामनवमी की जुलूस पर कोई रोक नहीं लगाया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आज मैं जो सुबह से कह रहा था हमारी चैनल पे कि आज दोपहर का नमाज के बाद सब शांति से घर जाए, मतलब उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन थी पहले से। और मैं भी सुबह से कह रहा था कि आज शुक्रवार है और जानबूझ के कल का ये जो घटना जिसका रिपरकेशन शुक्रवार को हो, और ये हम पिछले कई सालों से देखते आ रहा हूं कि इसी तरह से शुक्रवार को फिर से स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश होते रहते हैं। और ये चीफ मिनिस्टर अपने मुंह से स्वीकार कर लिया कि आज शुक्रवार है, आप शांति से नमाज पढ़ के घर जाइए। मैं किसी को दोष नहीं, ये सही है कि जो भी ये सब कुछ किए हैं वो कुछ असामाजिक तत्व है, वो कुछ मिसक्रेंट्स होते हैं जो इस तरह की काम करते हैं, लेकिन इसको राजनीति के कारण कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये कोई पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तीसरी बात ये है जी, प्रसेनजीत जी मैं लौटता हूं आपके पास और अब रुख करते हैं जरा शिशिर का। शिशिर, जिस तरह से संभाजीनगर में, छत्रपति संभाजीनगर में इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में भी हुई, तो महाराष्ट्र सरकार पर भी ये और महाराष्ट्र प्रशासन पर भी ये सवाल उठते हैं कि क्यों नहीं पहले से इस तरह की तैयारी थी और कैसे कुछ असामाजिक तत्व इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अंजाम देने में कामयाब हो गए। शिशिर, बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो जिस प्रकार से 2 साल के बाद, मतलब कोरोना की बात की हम बात करें तो इस बार अगर देखा जाए तो रामनवमी का जो उत्सव था बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। फिर चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री अपने घर नागपुर में थे, नागपुर में कई सारे कार्यक्रमों में रामनवमी की शिरकत की थी। मुंबई में अगर बात करें तो मुंबई में मुख्यमंत्री स्वयं थे, उन्होंने भी कार्यक्रम में शिरकत की यहाँ पर। लेकिन जिस प्रकार से अलग अलग जगहों से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो जुलूस निकाला गया था उसमें जो है कुछ झड़प हुई थी, उसमें जो है पथराव हुए थे और उसके बाद घटनाएं जो है दर्ज की गई। खासतौर पर अगर संभाजीनगर की बात करें, संभाजीनगर अगर देखा जाए तो
हाल ही में है, उसका नाम बदला था। उसका पुराना नाम अगर देखा जाए तो औरंगाबाद था। उसके बाद जो है महाराष्ट्र सरकार ने उसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा था। उसमें अगर देखा जाए तो कुछ वहां के जो तत्व थे, खासतौर पर जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने हालांकि इसके बारे में विरोध किया था और विरोध प्रदर्शन भी किया था। वहां के जो सांसद है इम्तियाज जलील MIM के है, उन्होंने भी जो है रास्ते पर उतर के जो है इसके खिलाफ जो विरोध किया था कि आखिर नामांतरण क्यों किया गया है। छत्रपति संभाजी अगर नाम रखना है तो सरकार कोई दूसरे शहर का एक दूसरा शहर बसाए, उसको हालांकि एक नया नाम दे, छत्रपति संभाजी नाम दे, लेकिन पुराने नाम का नामांकन क्यों किया, ये एक मुद्दा था जो काफी पुराना मुद्दा था। लेकिन हालांकि अब जबकि ये घटना घटी है, खासतौर पर संभाजीनगर की बात करें तो वहां पर जो जुलूस निकाला जा रहा था, हालांकि घटना भी वहां घटी है जहां पर राम मंदिर है, किरोड़ीपुरा करके एक इलाका है, वहां पर जो एक राम मंदिर है उसके बगल में ये घटना घटी थी। रामनवमी के दिन ही रात को ये घटना घटी थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर पुलिस की बात करें तो इमीडिएटली वहां पर जो है पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। हालांकि ये बताया गया है कि 2 गुटों में झड़प हुई थी। उसके बाद जो है जो कुछ लोग वहां पर थे, सांसद अगर बात करें इम्तियाज जलील का, उनका भी बयान आया था कि कुछ लोग जो है नशेड़ी लोग हैं, उनके जरिए हालांकि पथराव किया गया था, उनको जो है बाद में हिरासत में लिया गया। और इस वक्त अगर हम वहां की बात करें तो सरकार जो है वहां पर इस वक्त पुलिस फोर्स और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कई सारे लोगों को जो हिरासत में ले चुकी है सरकार। इमीडिएटली हम बात करें तो पुलिस जो है एक्शन में आई थी। उसके बाद उन्होंने पूरे एरिया को अगर देखा जाए तो शांत कर दिया था। हालांकि उसके बाद हालांकि घटना जो सुबह घटी थी, सुबह तकरीबन 12:30-1 के आसपास, वही अगर बात करें रामनवमी की रात को, मतलब कल रात को जो घटना घटी है मालवनी में घटना घटी है। मुंबई से सटा हुआ इलाका है मालवनी मलाड का। यहां पर जो कि अगर देखा जाए तो वहां पर भी 2 गुटों के बीच झड़प हुई थी। कुछ लोग इसमें घायल हुए थे और अगर देखा जाए कुछ ही घंटों में पुलिस ने उस पर नियंत्रण पा लिया था। और जो इस वक्त जानकारी हमें मिल रही है उसमें तकरीबन 15 से 20 या फिर उससे ज्यादा भी लोग, हालांकि आंकड़ा बढ़ रहा है क्योंकि धरपकड़ जारी है। तो इसमें अगर देखा जाए धारा 143, 147, 355, माफ कीजिए 353, 332, ये अलग अलग धारा पुलिस द्वारा लगाई गई। तो पुलिस जो है एक्शन में जरूर आई, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो एक्शन में आने की जरूरत फेलियर की बात करते हैं कि क्या पुलिस को इस बारे में पहले जानकारी नहीं थी, ये सवाल यहां पर बिल्कुल होता है। बिल्कुल ये सवाल उठते हैं और सवाल वहां बंगाल में भी उठते हैं। दादा, ममता बनर्जी का धरना तो खत्म हो गया, रामनवमी पर धरना दी थी, हो गया खत्म। अब उनके बयानों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अब तो धरना देकर फ्री हो गई, अब तो कम से कम इन चीजों को कंट्रोल करेंगी, या हावड़ा में अभी भी घटनाएं हो रही हैं इस तरह की? बिल्कुल सही कहा लालचंद आपने। आज थोड़ी देर पहले भी वहां पे पथराव की घटना है और होम मिनिस्टर होते हुए भी चीफ मिनिस्टर सारे की सारे जो जिम्मेदारी वो हावड़ा पुलिस और बाकी बीजेपी के ऊपर थोप दिया है। मैं जो जिस रिएक्शंस की बात कह रहा था उसी रिएक्शन में उन्होंने पूरी तरह से अपने हावड़ा पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी दे दिया कि कैसे वहां उसी रूट से ये जो, जब आपको पता है कि जो मालविया साहब भी कह रहे थे रॉन्ग रूट की बात कह रहा जा रहा है कि ये रॉन्ग रूट का कोई सवाल ही नहीं है। वहां से पूरी तरह से जो परमिशन है वो परमिशन दिया गया था पुलिस की तरफ से। मतलब अब वहां से कुछ सर कटने वाले हैं पुलिस का। हमारे लिए तरफ से पूरी तरह से उन लोगों के लिए सहानुभूति है। लेकिन बात यह है कि पुलिस मंत्री है, होम मिनिस्टर है ममता बनर्जी खुद, और उन्होंने अपने धरना स्टेज से भी कल हमने बार बार कहा कि उन्होंने ये बात कह रही थी कि मैंने रामनवमी का ये जुलूस को बंद नहीं किया और ये कुछ उस तरह की मोहल्ला से नहीं जाना चाहिए। अगर जबरदस्ती जाने का कोशिश करे वहां लिखा हुआ है, वहां पे जो समाज विरोधी वो चाहे रामनवमी हो वो मिसक्रेंट्स ही रहते हैं। ये बात तो मान के चलते हैं पहले से वहां पे इंतजाम करना पुलिस मंत्री के हिसाब से, होम मिनिस्टर के हिसाब से ममता बनर्जी को करना चाहिए था। और हावड़ा पुलिस वो कोई होम मिनिस्ट्री से अलग नहीं है, हावड़ा पुलिस कोई पुलिस डिपार्टमेंट से अलग नहीं है। तो अब उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी देकर वो अपना जो रोटी सेकने की कोशिश में है तो पूरी तरह से पंचायत चुनाव की पहले, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब पंचायत चुनाव की पहले ध्रुवीकरण की कोशिश है, एकदम ध्रुवीकरण की कोशिश और कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि ये जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी पिछले 10 साल से उनको बचा के रखा है पॉलिटिक्स में। ठीक है। अच्छा शेषेर, जब हम प्रसेनजीत दा से बात कर रहे थे बात हुई पंचायत चुनाव आने वाला है, ध्रुवीकरण की कोशिश है। महाराष्ट्र में तो अभी कोई चुनाव ऐसा नहीं आने वाला है, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाओं से सवाल तो उठ रहे हैं। जो शासन प्रशासन है, सरकार है,
वो क्या इस पर कुछ बोल रही है, इन घटनाओं पर? देखिए, अगर बात करें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की, दोनों ने ही लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ कुछ इलाके में जरूर ये घटना घटी है। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष इसमें राजनीति ला रहा है। आज सुबह ही हमने जिस प्रकार से संजय राउत का बयान था, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, सरकार का फेलियर है ये सब घटना रोकने में सरकार नाकामयाब रही है। लेकिन इसका अगर पैटर्न देखें, अगर कि कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो बाकी भी गुड़ी पाड़वा जैसा जो बड़ा उत्सव है महाराष्ट्र में वो मनाया गया था, उसमें किसी प्रकार की घटना नहीं घटी। लेकिन रामनवमी पर ही आखिर घटनाएं क्यों घटी है, और वो भी उन इलाकों में जहां पर अगर हम कहें तो काफी थोड़े सेंसिटिव इलाके हैं महाराष्ट्र में, फिर चाहे छत्रपति संभाजी नगर की हम बात करें या फिर मुंबई में आज जो कल रात घटना घटी है मालवन की बात करें, तो यहाँ पर ये घटनाएं क्यों घटती है, इस पे पीछे अगर कहीं ना कहीं बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, इसका जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष भी इस वक्त जो है अगर देखा जाए तो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल ये बनते हैं और इस पर सभी को जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जुड़ने के लिए, और प्रसेनजीत दा आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो सवाल हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष भारत में क्यों इस तरह के इलाकों की पहचान, और उसमें भी बड़े और जिम्मेदार नेता, राज्य की मुख्यमंत्री उसको चिन्हित करती हैं, ये हिंदुओं का इलाका, ये मुस्लिमों का इलाका। ऐसे नहीं हो सकता एक धर्मनिरपेक्ष देश में। और इस तरह की घटनाओं में जाहिर सी बात है कि जब ऐसे नेता बयान देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की राहुल गांधी के जो बयान हुए विदेशों में, और उसके बाद जब कुछ देशों के, जर्मनी जैसे देशों के बयान आ रहे हैं तो बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस बैकफुट पर। इसी पर करेंगे चर्चा। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और खास चर्चा हम करने वाले हैं कि क्या कांग्रेस बैकफुट पर है विदेशी हस्तक्षेप के मामले में। राहुल गांधी के आपराधिक मानहानि मामले में लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद विदेश की धरती से आई प्रतिक्रिया ने कांग्रेस की उलझनें बढ़ाई। दरअसल जर्मन विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता ने बयान दिया था कि हमने राहुल गांधी के मामले को संज्ञान में लिया है। तो जर्मनी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी का आभार जताया और संज्ञान लेने के लिए धन्यवाद भी दिया। तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का आरोप कि मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित किया। किरेन रिजिजू ने कहा, भारतीय न्यायपालिका किसी विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत किसी भी विदेशी प्रभाव को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बीजेपी की आक्रामक रुख को कांग्रेस ने भांपा और अपनी सफाई दी। कहा, पार्टी किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मामले पर बैकफुट पर नजर आ रही कांग्रेस को कहना पड़ा कि हम अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही अपने मामले को निपटेंगे। तो सवाल यह है कि न्यायिक प्रक्रिया के सभी विकल्प राहुल गांधी के पास मौजूद हैं, तो फिर संसद में प्रदर्शन और सड़क पर संग्राम क्यों? राहुल गांधी के निष्कासन मामले में किसी भी कोर्ट में अब तक अपील नहीं की गई है, जबकि आरोप तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या तक का लगाया जा रहा है। उधर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी दिल्ली सरकार ने विधानसभा में पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अभद्र टिप्पणी विपक्ष के बड़े नेताओं की पहचान बनती जा रही है। बिना सबूत के सीएम केजरीवाल ने सदन में पीएम पर बेबुनियाद आरोप लगाया और अभद्रता में राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ने की कोशिश की। लेकिन क्या ऐसा बेबुनियाद आरोप और अभद्र टिप्पणी सीएम केजरीवाल सदन से बाहर आकर दे सकते हैं क्या? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सदन की प्रिविलेज की आड़ में केजरीवाल अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। पिछले 9 वर्षों में केजरीवाल अपनी अनर्गल टिप्पणी और अभद्र भाषा के लिए कई बार माफी मांग चुके हैं, इसलिए वो अब सदन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा।
2018 में केजरीवाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी माफी मांग चुके हैं और 19 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली से भी माफी मांग चुके हैं। 18 में ही अकाली नेता विक्रम मजीठिया से और उसी साल कपिल सिब्बल से भी माफी मांगी थी केजरीवाल ने। तो सवाल है कि राहुल गांधी माफी कहते हैं कि गांधी माफी नहीं मांगते, वो सावरकर नहीं है, लेकिन फिर राहुल कानूनी प्रक्रिया से क्यों कतरा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो दिग्विजय सिंह ने आखिर किन शब्दों में जर्मन विदेश मंत्रालय का धन्यवाद किया, वो जरा ट्वीट आप देखिए। दिग्विजय सिंह ने लिखा, धन्यवाद जर्मनी की विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर इस बात पर ध्यान देने के लिए कि भारत में किस तरह लोकतंत्र का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा। और वहीं किरेन रिजिजू जी ने, केंद्रीय मंत्री ने जवाब देकर लिखा, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेशी प्रभाव को सहन नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी की। अरविंद केजरीवाल जी को मेरी चुनौती है, विधानसभा की आड़ को लेकर जो झूठी बातें वो बोल रहे हैं, किसी सभा या चौराहे पर वो बातें आकर बोलें। माफियां तो पहले भी बहुत मांगी हैं, मगर इस बार माफी मांगने का रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल बनाएंगे। तो ये तमाम प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर आई हैं पार्टियों की, और बीजेपी जिस तरह से हमलावर है, तो क्या उससे कांग्रेस बैकफुट पर गई है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं, सतीश लखेड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थक भी, बहुत बहुत स्वागत राहुल जी आपका भी। मैं शुरुआत अपने सलाहकार संपादक विनोद जी की टिप्पणी से करना चाहता हूं। विनोद जी, कांग्रेस जिस तरह से पहले इनकार करती रही कि नहीं हमने विदेशी हस्तक्षेप की मांग नहीं की है, अब जब विदेशों से, जर्मनी से बयान आ गया तो उसका दिल खोलकर स्वागत भी कर डाला दिग्विजय सिंह ने, हां भी ना भी। लेकिन बीजेपी के हमले के बाद क्या इस मामले पर कांग्रेस बैकफुट पर है? क्योंकि पार्टी को यह कहना पड़ा कि हम अपने अंदर ही मामले को सुलझा लेंगे। लाल जी, मैं आपके ही इस पे पहली रिपोर्ट पे आता हूँ, जिस बात को लेके आप अभी जिक्र कर रहे थे। दिग्विजय सिंह कद्दावर नेता है कांग्रेस के, महासचिव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है कांग्रेस का। लेकिन अब ये आप देखिए कि जब कभी भी इस तरह के बयान आते हैं किसी बड़े नेता के, जब उनको लगता है कि इसका बैकफायर होना है तो वो ये पल्ला झाड़ लेते हैं और उसको एक बता देते हैं कि उनका एक पर्सनल एक ट्वीट होगा और वो एक पर्सनल उनका अपना एक विचार होगा जो उन्होंने लोगों में सार्वजनिक किया है। अब सवाल यह है कि आपने जब पर्सनल उनको कह के एक तरह से दिग्विजय सिंह को खारिज कर रहे थे जयराम रमेश जी, तो शायद वो भूल गए कि इसी विदेशी हस्तक्षेप की बात तो लंदन में राहुल गांधी ने की थी। और राहुल गांधी ने खुले तौर से उसके, आप ब्रिटिश के जो एमपीज थे लंदन में, उनके साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी दूसरे देश जो है उनकी हस्तक्षेप क्यों नहीं होती है। तो क्या यह माना जाए जो निर्मला सीतारमण जी कहती हैं या किरण रिजिजू कह रही हैं कि भाई आपने तो ये बात कह के विदेश से आए थे कि हस्तक्षेप होनी चाहिए और वो हस्तक्षेप यहाँ होते हुए दिख रहा है। तो ये सीधे सीधे सवाल तो उनके सामने में जाएगा, क्या इस विदेशी हस्तक्षेप से आप खुश हैं या पार्टी को लग रहा है कि उनके ये फेवर में आप बातें अब आ रही है सामने में। तो ये सीधे मामले जो है वो जिस तरह से एक भ्रम फैलाने की कोशिश भारत में करते रहे हैं, वही बात लगभग वो विदेशों में करते रहे। अब ये है कि सवाल ये न्यायिक प्रक्रिया का सवाल था। जब ये सूरत के कोर्ट ने उनके खिलाफ में ये फैसला आया, 2 साल की उनकी सजा हुई और उसी सिलसिले में उनकी सदस्यता गई है पार्लियामेंट से, तो फिर उसके लिए अभी तक न्यायिक प्रक्रिया में तो जो उनके पास ऑप्शन है 30 दिनों का उनका समय है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया है। सिर्फ कांग्रेस के लोग इस बात को दिखाते रहे हैं कि वो चाहे वो संसद के अंदर हो या बाहर हो, वो जो धरना प्रदर्शन है वो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही साबित करते हैं। लेकिन उन्हीं के सामने में, जैसा कि आपने परसों ही देखा कि न्यायिक प्रक्रिया में एक संसद की सदस्यता लक्षद्वीप के सांसद की खत्म हुई थी, तो उन्होंने हाईकोर्ट से उसको स्टे करा के संसद की सदस्यता वापस ली है। ये इंडिया की डेमोक्रेसी की ताकत है, ये न्यायिक प्रक्रिया की ताकत है कि यहाँ पे न्याय सुलभ है। लेकिन इसका जो
अभी जो नैरेटिव्स दिया जाता है उस नैरेटिव्स में आज आप देखिए कि उस नैरेटिव्स में जर्मन के जो विदेश मंत्रालय है वो भी इसके नैरेटिव्स में, राहुल के नैरेटिव्स में सामने आते हैं। तो इसलिए कांग्रेस आज बैकफुट है कि उनकी जो वो साफ साफ गोई से बता रहे थे कि ये विदेशी हस्तक्षेप को नहीं मानते, इंडिया की डेमोक्रेसी का अपना एक आधार है, एक मजबूत स्तंभ है और यहाँ हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हमें विश्वास है, तो वो उनको आज कहना पड़ा है, ये उनकी मजबूरी है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिर्फ संयोग नहीं, ये प्रयोग होता हुआ दिख रहा है। मैं राहुल जी से इस पर जरूर टिप्पणी लूंगा, लेकिन पहले सतीश जी, ये संयोग नहीं प्रयोग है। और जो घटनाक्रम जिस तरह से हुआ उसने आपको पूरा मौका दिया कांग्रेस के ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े करने का। राहुल गांधी विदेश में जाकर बोलते हैं, उसके बाद आपने उसी समय कहा और उसके बाद फिर कुछ जर्मनी जैसे देशों से प्रतिक्रिया आती है और कांग्रेस के नेता उसका स्वागत कर लेते हैं, तो आपको पूरा अवसर मिल जाता है कांग्रेस को घेरने का। सतीश जी। लालचंद जी, ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने विदेश से अपेक्षा की हो, अपनी पीड़ा कहने वहां गए हों, या इनका विदेश जाने से जो इन्हें आत्मविश्वास प्राप्त होता है, ये इनका पुराना है। आप शायद पाकिस्तान में जो मणिशंकर अय्यर गए थे उसका भी रेफरेंस देना चाह रहे हैं। जी, मणिशंकर जी गए, सलमान खुर्शीद गए, और इन्होंने पहले अपनी सरकार के समय विकीलीक्स से जो कहा था कि इस देश को पाकिस्तान के आतंकवादियों से ज्यादा हिंदू आतंकवाद से खतरा है, उसके बाद विदेशी मंच का प्रयोग करना, और राहुल लाल जी कांग्रेस की तरफ से अभी बोलेंगे भी और पूरा मजबूती से वो बताएंगे कि राहुल जी की व्याख्या क्या है। हम इसे छोड़ देते हैं कि उन्होंने चीन को सद्भावना वाला देश कहा या कश्मीर को अशांत कहा या पुलवामा पे उन्होंने सवाल उठाए, मगर उन्होंने विदेश की शक्तियों को भारत में आमंत्रित करने के लिए कहा है। 4 बार के भारत के सांसद हैं, 4 बार के सांसद है राहुल गांधी। वो भारत के सिस्टम को समझते हैं और उनकी पार्टी इतनी पुरानी पार्टी, इतने लंबे समय उनके परिवार ने, उनकी पार्टी ने राज किया है। ये सोचा समझा है। आज भी राहुल गांधी अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि वो जेल जाएं, जेल जाके पॉलिटिकल गेन करें और गेन करके तब जाके अपील करेंगे। मगर अब इन टोटकों से कुछ नहीं होने वाला है। देश समझ चुका है। जी, अब मैं लौटता हूं सतीश। हाँ, आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, फिर राहुल जी के पास। देश समझ चुका है कि वो किस तुष्टीकरण के एजेंडे पे अंदर काम करते हैं, विदेशी एजेंडे पे बाहर काम करते हैं। चुनाव आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, और नहीं तो भारत के संसाधनों पे पहला राज किसका है, बंद कमरे की बैठक की जो खुलासा हुआ तो उन्होंने क्या कहा था, ये सारा माइंडसेट कांग्रेस का जनता के सामने है, और उसके वाहक राहुल गांधी। ठीक, अब राहुल लाल जी के पास। राहुल लाल जी, संज्ञान की मांग की, संज्ञान ले लिया, धन्यवाद भी कर दिया, तो अब फिर पीछे जाने की क्या जरूरत है? पूरी कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट कर दूं। यहां पे कहा गया, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि विदेश की धरती पे जाके देश की शिकायत करने का रिकॉर्ड माननीय प्रधानमंत्री जी का है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी संज्ञान और हस्तक्षेप की मांग की थी क्या? मैं आराम से पूरा कर दूं। सतीश जी आऊंगा, लेकिन राहुल जी को पहले पूरा बोल लेने दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप की बात नहीं कही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह चीज कही थी कि भाई एक भारत में जन्म लेना दुर्भाग्य की बात समझी जाती थी। हमें नहीं लगता कि 1947 के बाद से अब तक जिन लोगों ने भी भारत में, उसके पहले भी जिन्होंने जन्म लिया हजारों वर्ष तक, किसी को यह चीज लगा कि भारत में जन्म लेना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जबकि भले ही देश की स्थिति उन्होंने शायद आर्थिक स्थिति को लेकर, गरीबी अभाव को लेकर के, वंचित लोगों को लेकर इस तरह की बात शायद कही थी। ठीक है, तो वो बात विदेश में तो नहीं करनी चाहिए थी लालचंद। वो देश में भारतीय मतदाताओं को देश। अच्छा, इसका जवाब सतीश जी देंगे, लेकिन पहले आप बोलिए। सतीश जी बाद में, सतीश जी बाद में, पहले राहुल जी। हाँ, मैं पूरा कर दूं, सतीश जी आराम से जवाब दीजिए। पहले आप पूरा कीजिए। अब देखिए, ये चीज कहा जा रहा है कि कांग्रेस बैकफुट पे आ गई। देखिए, कांग्रेस ने बैकफुट पे आने जैसा कोई कार्य किया ही नहीं। भारत, अगर देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, तो जयराम रमेश को दिग्विजय सिंह के बयान का साथ देना चाहिए था राहुल जी। नहीं, मैं देखिए, दिग्विजय सिंह का बयान अगर निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान है, तो साथ क्यों देंगे? मैं एक चीज कह रहा हूं, मैं थोड़ी सी बात पूरा करने समझ में आ जाएगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर आपके पास कुछ अच्छाई होगी तो लोग उसकी में आपकी तारीफ करेंगे, कुछ गड़बड़ी होंगी तो लोग कहेंगे हम निगरानी रख रहे हैं। हमें तो जर्मनी के विदेश मंत्रालय के पूरे बयान में हस्तक्षेप जैसी स्थिति मुझे कहीं नजर नहीं आई। हस्तक्षेप जैसी स्थिति तो तब नजर आई थी जब माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं अमेरिका और कहते हैं अपनी बात पर हम सरकार का नारा लगाते हैं। ठीक है, वो एक हस्तक्षेप की स्थिति। आप वो वहां से तुलना कर रहे हैं, छोटा सा काउंटर पहले सतीश जी। लालचंद जी, राहुल जी तो शायद पत्रकारिता बैकग्राउंड से है या विश्लेषक जो भी है, मगर वो चीजों पे पारखी नजर रखते हो। हाँ, मैं 20 साल से रहा हूं पत्रकारिता में। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही
ये मेरा अपडेट हुआ, धन्यवाद भाई। मैं राहुल जी, प्रधानमंत्री जी को आप लंबे समय से चीजों को, देश के जो भी प्रधानमंत्री उन्हें फॉलो करते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री ने विदेश में जहां जहां जाते हैं वे भारतवंशियों से भी मुलाकात करते हैं और भारतवंशियों से उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलते हुए गौरवान्वित हूं, आपने भारत से यहां आकर के जो उन्नति की, अपनी मेधा से स्थान बनाया और यहां का नाम भी रोशन किया, हम आपको देखे गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक स्थिति ऐसी थी कि जब भारत में जन्म लेना, मैं आ रहा हूं, ये रेफरेंस पे आया, मगर आप कह रहे भारत के विदेशी मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, आपने इस पर अपनी बात रख दी। मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन आता हूं राहुल जी आपसे टिप्पणी लूंगा। पहले विनोद जी, एक तो सबसे पहली बात विनोद जी, आपके जरिए हम ये भी समझना चाहेंगे कि जो किरेन रिजिजू ने कहा है कि आज का भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा, जर्मनी ने बयान दिया, अमेरिका के तरफ से कोई बयान आता है, आज डोनाल्ड ट्रंप पर अगर अदालती कार्रवाई हो रही है तो क्या भारत का विदेश मंत्रालय टिप्पणी करे या हस्तक्षेप करे? ये देश इन चीजों को समझने को तैयार क्यों नहीं है विनोद जी? देखिए लाल जी, ये सवाल तो आपको सीधे सीधे राहुल जी के लिए है। और दूसरी बात मैं राहुल जी के लिए बता दूं, राहुल जी बहुत सम्मानीय विश्लेषक माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता भी है और अच्छे जानकार भी हैं। ये कांग्रेस की लाइन है। जो बात वो पीएम मोदी के बारे में बता रहे थे, वो कांग्रेस की लाइन है उसी दिन से, जिस दिन से सूरत कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी के ये अपमानजनक के टिप्पणी और अमर्यादित भाषा के लिए आया था। उसके बाद उन लोगों ने काउंटर में पीएम मोदी के उस बयान को रखा है। ये कांग्रेस के लगभग हर प्रवक्ता अलग अलग मंचों पे, अलग अलग टीवी चैनलों पे रख रहे हैं। राहुल जी कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। रही बात कि सीधे सीधे ये उसका सवाल ये है कि क्या इसमें राहुल वर्सेस मोदी होनी चाहिए या ये न्यायिक प्रक्रिया है? आपने एक खास समुदाय के लिए, एक ओबीसी कास्ट के लिए आपने इतने भद्दे जरक तरह से आपने टिप्पणी की थी और उसके बाद उसमें सिंपल सी आपके बाद कोर्ट से आपको कहा गया कि आपको माफी मांगनी चाहिए। तो उस माफी के मांगने का नैरेटिव आप देते हुए दिखते थे, बाहर में ट्वीट करते आप आए कि गांधी माफी नहीं मांगते, मैं सावरकर नहीं हूं। तो आप जब इस तरह के नैरेटिव देते हैं और कोर्ट में की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको आप झुठलाते हैं, उसके बजाय आप जब इस तरह के बयान देते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, तो ये बात लोगों की समझ में आ रही है कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। अगर कर्नाटक का इलेक्शन नहीं होता सामने में, तो शायद राहुल गांधी या राहुल गांधी के कांग्रेस के जो लीगल टीम है उसकी कोई दूसरी भूमिका होती, लेकिन उनके सामने में अभी इलेक्शन है तो वो इस भूमिका को एक बदल के वो राहुल गांधी को एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं इससे अलग बात करता हूं, मैं इससे अलग बात यह कर रहा हूं कि राहुल जी जी बात अभी कह रहे थे, मैं उनकी बात बता रहा हूं कि क्या ये देश की जो संप्रभुता है, अखंडता है, वो किसी एक पार्टी का है, धरोहर है, बिल्कुल या पूरे देश का है? अगर ये पूरे देश की संप्रभुता और अखंडता की बात होती है, यहाँ की डेमोक्रेसी की बात में जब पीएम मोदी कहते हैं कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी का ये देश है, तो आप अगर इस डेमोक्रेसी की चर्चा कर ले ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियन के सामने में कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी की यहाँ हत्या हो रही है, यहाँ लोगों की हस्तक्षेप करना चाहिए, तो क्या इसका जवाब, इसका काउंटर पीएम मोदी का बयान होता है? ठीक, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं और इन सवालों को लेकर के मैं राहुल जी के पास चलता हूं। राहुल जी बताइएगा, वही सवाल जो मैंने विनोद जी से पूछा था, ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर विपक्षी नेता हैं, जो बाइडेन की सरकार के दौरान उनके ऊपर अदालती कार्रवाई हो रही है, आपके विचार से क्या भारतीय विदेश मंत्रालय को बयान देना चाहिए या कांग्रेस इस बारे में कोई बयान देगी, क्या संज्ञान में लेगी क्या? देखिए, कांग्रेस ने कहीं पे भी इस न्यायिक प्रक्रिया को गलत नहीं कहा है। वो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया का पूरा सम्मान कर रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान माननीय कानून मंत्री खुद नहीं करते। तो फिर लोकतंत्र में दिक्कत कहां है आपके यहाँ? दिक्कत यहां पे है कि जब राहुल गांधी से सदन के भीतर ये मांग की गई और वो लगातार उनसे इस्तीफा देने की मांग की गई, हम लोगों ने स्वतंत्र भारत में पहली बार देखा कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा था। उन्होंने जो वहां पे बयान दिया और उनसे माफी मांगने की मांग हो रही थी, एक बार उनका पक्ष सुनते तो सही। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो सोचे कि लोकसभा अध्यक्ष के बाद वो 3-3 बार मिले वो, लेकिन फिर भी उन्हें कोई समय नहीं मिल रहा था। तो आप इस जगह पर आप देखें कि इस पॉइंट पे कहीं कहीं विपक्ष की आवाज को दबाने के प्रयास दिख रहे हैं। अच्छा, तो आपका आरोप है ये? मैं एक चीज कह रहा हूं, देखिए वहां पे सूरत के कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला करनाटे पे है, वो उसमें तमाम जो विकल्प है। अब कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहें कि नहीं अरे वो अपील क्यों नहीं कर रहे, तो मैं बार बार कह रहा हूं अपील कब करेंगे राहुल गांधी, किस समय करना चाहिए, किस स्थिति में करना चाहिए, उसी चीज पर सवाल उठ रहा है। उनका अधिकार होगा, उसी पर सवाल है। कर्नाटक चुनाव के लिए पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं कर्नाटक चुनाव। लालचंद जी, अगर वो अपील नहीं करता
लोग जल जाते हैं। क्या ये बताइए, ये संविधान का उल्लंघन आपके है? सवाल को लेकर पहले सतीश जी के पास चलता हूं। सतीश जी, मैं आता हूं विनोद जी, लेकिन सतीश जी, उन्होंने कहा कि भाई लोकतंत्र की हत्या की बात इसलिए कर रहे हैं, अदालती कार्रवाई से वो करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकसभा में बोलने नहीं दिया इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। सतीश जी, कांग्रेस के लोग बड़े विद्वान हैं, सारे जानकार हैं, तो सरकार चलाई है। मगर ये बड़े स्मार्ट तरीके से जनता को ये समझाने के लिए कोर्ट का जो मामला है, सूरत का कोर्ट का, वो भी भाजपा के पक्ष में डाल दे रहे हैं। लोकसभा ने जो फैसला लिया वो भाजपा के पक्ष में डाल दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी और हाउस में डिमांड करती है कि आपने विदेश की धरती पर अपमान किया देश का, आप माफी मांगे। वो माफी की मांग कर रहे थे, हम माफी की बीजेपी माफी की मांग कर रही थी। लालचंद जी, हो सकता है सदन के भीतर वो माफी मांगते, क्या करते कौन जान रहा है? तब तक तो सदस्यता चली गई ना, फैसला आ गया, सदस्यता चली गई। सदस्यता जब गई है उससे पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, सतीश जी, आपको प्रतिशोध की कार्रवाई कैसे खाली में संक्षेप में गिनती करा दो। राहुल गांधी को तो पहले घर खाली करने का नोटिस दे दिया, लाल कृष्ण जी को नोटिस दिया, मायावती जी को नोटिस दिया, मुरली मनोहर जोशी को। आ रहा हूं। राहुल गांधी ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जिनकी सदस्यता गई है। विनोद जी, आप कोई टिप्पणी करना चाहते थे, कीजिए। लाल जी, मैं आपके दोनों सम्मानीय प्रवक्ताओं से अलग बात कह रहा हूं कि ये जो राहुल जी अभी कह रहे थे, राहुल लाल जी को मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी लाइन वही लेते हैं, है विश्लेषक, लेकिन लाइन उनकी बिल्कुल वही प्रवक्ताओं की है जो प्रवक्ता हैं। जी जी। अब ये देखिए कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लीगल सेल कब इस बात के लिए चर्चा करेगी, कब वो अपीलेट में जाएगी, ये कांग्रेस का अपना ये है कि वो कब फैसला लेगी। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये पार्लियामेंट की सदस्यता जाने के बाद 1 महीने के बाद उनके घर को खाली करना होता है, और ये अगर नोटिस आ जाए तो कांग्रेस के सारे जो वर्कर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, सबका डीपी आप देखिए कि ये राहुल गांधी का घर है। तो आप एक तरह से नैरेटिव देते हैं, आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं, आप स्टे नहीं ले रहे हैं दोनों, लेकिन आपको जब कानूनी प्रक्रिया आपके पास सामने में रहता है। राहुल जी, आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। राहुल जी, मैं आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। आपने बहुत कवर किया होगा, लेकिन नैरेटिव्स हम लोग भी समझते हैं। राहुल जी, आप अभी आपके पास जो ऑप्शंस हैं, लीगल ऑप्शंस हैं, आप उस ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं। आप सीधे सीधे लोकसभा के स्पीकर पे कभी आरोप लगाते हैं, कभी आप लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाते हुए पीएम पे आरोप लगाते हैं। लेकिन आपको यह पता है कि जब एक संसद सदस्य को अयोग्यता होने के बाद 1 महीने के बाद उनको घर खाली होता है, तो बगैर किसी कोर्ट से स्टे लेने का वो अगर सारे वर्कर ये चला रहे हैं, आज की तारीख में प्रचार कर रहे हैं कि ये राहुल गांधी का घर है, तो आप क्या जनता के बीच में नैरेटिव दे रहे हैं कि राहुल गांधी को घर से बाहर निकाला गया है? चर्चा तो यहां तक की है कि शायद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी कांग्रेस लेकर आए। लेकिन आज हमारा आज की जो चर्चा है उसको ये दो हमारे मेहमान जो इधर की बात से कर रहे हैं, ये कंपटीशन है बड़बोलेपन की। मैं उसी बड़बोलेपन पर एक सवाल बड़बोलेपन पर सतीश जी से पूछ लेता हूं। सतीश जी, अरविंद केजरीवाल ने एक नया तरीका ढूंढा है, विधानसभा के अंदर से बोलते हैं। आप तो उनको कुछ कह नहीं सकते, अब उनके ऊपर कोई मुकदमा कर नहीं सकते, इसका कोई तोड़ है आपके पास कि नहीं? उन्होंने निकाल लिया एक नया फॉर्मूला। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि जो वो छोटी मोटी गाली दे रहे हैं वो अपने लाइव सिस्टम से और बोले, वो पहले भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की बैठक में, देश का एक सिस्टम है, प्रधानमंत्री की बैठक में जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ते थे कोविड की बैठक में, कभी जमाई लेना, कभी अंगड़ाई लेना, कभी कुर्सी हिलाना, वो ये दिखाते थे कि आप मुझसे कमतर हैं। ये पढ़े लिखे का भले नैरेटिव चलाते हैं, पूरा ड्राइव चलाते हैं, मगर उनकी भाषा, आप डरना नहीं, मैं बड़े से बड़ा वकील करा लूंगा, तुम्हें निकाल लूंगा। तो सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इसलिए अगर आप विधानसभा का जो मंच है उसका उपयोग दिल्ली की भलाई के लिए करते तो ठीक है। जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है। इन सवालों पर कभी आम आदमी पार्टी के कोई समर्थक या प्रवक्ता जुड़े तो हम जरूर पूछेंगे, लेकिन राहुल लाल जी कुछ बात करना चाहते। राहुल जी रखिए। मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन को देखने के लिए गया था, बड़ा चमकता दमकता संसद भवन देख के मुझे खुशी भी हुई उसका, लेकिन कांग्रेस ने तो उस पर भी आलोचना कर डाली। मैं उसी पर कह रहा हूं, लेकिन क्या उस नए संसद भवन में गरिमामयी विपक्ष की भूमिका को भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है कि नहीं देखना चाहती है? जब माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब सीधे पूरे के पूरे विपक्ष को क्या देते हैं, ये गरिमामय भ्रष्टाचारी है। राहुल जी, ये गरिमामय विपक्ष बनेगा कैसे जब राष्ट्रपति के नाश्ते पर भी विपक्ष नहीं जाएगा? जाएगा तब गरिमामय विपक्ष बनेगा। देखिए,
मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल बनेगा, और वो बनाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी को तो एक चीज की मैं तारीफ करता हूं, सदन के भीतर भी उन्होंने कहा था विनोद जी भी लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री विपक्ष के ऊपर हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री विपक्ष को एकजुट करेंगे, ये बात भी मैं कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, तो वो एकजुटता पर भी आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि स्टालिन ने एक नया एंगल तान दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लाल जी, जैसा कि अब अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, और राहुल जी के नैरेटिव्स जो है और प्रवक्ता बीजेपी के जो लखेरा साहब है उनकी बात से मैं थोड़ा सा एक अलग आपको बता रहा हूं। इसमें जो हमारी रिपोर्ट है, शायद ये लोग इस चर्चा में उस चीज को नहीं ला पा रहे हैं। ये बड़बोलेपन का एक कंपटीशन चल रहा है। ये बड़बोलेपन के कंपटीशन में जो ये अभद्र भाषा का उपयोग है और जिस तरह से ये अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं एक दूसरे, उसमें केजरीवाल जी का एक चालाकी है। जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जो प्रिविलेज आप असेंबली का लेके आप ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो प्राइम मिनिस्टर पे, अगर ये आप सड़क पे आके चौराहे पे आकर अगर ये आरोप लगाते तो आप जिस तरह से आपका सीरीज है माफी मांगने का, उसमें और कई चीज जुड़ बिल्कुल वो पूरी। लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से आपको कह रहा हूं कि आज का देखिए, आज ताजा खबर ये है कि आज गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पे 25,000 का फाइन लगाया जी। और ये 25,000 का फाइन क्या है, आप ये भी सुन के आपको हैरानी होगी जरूर कि पिछले 3 दिन से जो यहाँ पे आप देखिए कि पोस्टरबाजी चल रही है। हाँ, जिस तरह से गंदे और भद्दे पोस्टर्स के लेके उसको लेके जो पूरे दिल्ली में चिपकाया जा रहा है, और वो केजरीवाल अपनी तरफ से एक नैरेटिव दे रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं, डरना मना है, वो उससे ज्यादा आगे जाके कह रहे हैं। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी फटकार लगाई है कि पीएम की डिग्री को लेके आप जिस तरह से ये अनर्गल याचिका लेके आते हैं, इस तरह की अनर्गल बातें आप करते हैं, उसको एक तरह से उसने खबरदार किया हाईकोर्ट ने और उन पे 25,000 का जुर्माना लगाया लगता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये शालीनता और मर्यादा की बात जो ये कह रहे थे, डेमोक्रेसी में विपक्ष की मर्यादा की, तो संसद या सदन चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों का एक ड्यूटी है। बिल्कुल, दोनों की ड्यूटी है। आप ये देख लिए सत्ता दोनों अभी बजट सेशन का लगभग 15 दिन बीत गया है, और आपने कभी देखा किस तरह से बजट में, जिस तरह बजट के सेशन में काले गाउन पहन के, कपड़े पहन के लोग आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये विपक्ष के और उस मर्यादा जाहिर सी मर्यादा स्थापित होती है? जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है, अदालत का रुख ना करके संसद और सड़क का रुख करते हैं। और दूसरी बात, अभद्र टिप्पणी के मामले में लगता तो यही है कि कौन चैंपियन, कौन अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स लाकर खड़ा कर पाए, लेकिन होगा क्या ये देखना पड़ेगा। जनता सब कुछ देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, विनोद जी जुड़ने के लिए, सतीश जी आपका भी, और राहुल जी जुड़कर अपनी बात रखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारी खास चर्चा थी कि किस तरह से जो विदेशी हस्तक्षेप वाला मुद्दा है उस पर बीजेपी हमलावर हुई है और कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि एक और अलग कोशिश हो रही है विपक्षी एकता की दक्षिण में, तमिलनाडु में, उस पर करेंगे बात। देखते रहिए डीडी न्यूज। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं एक और कोशिश की विपक्षी एकता की जो दक्षिण में हो रही है। दरअसल डीएमके ने सामाजिक न्याय पर विपक्षी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की क्या यह एक और कोशिश है? अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ममता बनर्जी के बाद अब एमके स्टालिन ने की विपक्षी एकता की कवायद। पार्टी के अध्यक्ष और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने सोमवार को चेन्नई में बुलाई है विपक्षी दलों की बैठक। इस बैठक में करीब 20 विपक्षी दलों के नेता चेन्नई में प्रत्यक्ष रूप से या फिर ऑनलाइन रूप से भाग ले सकते हैं। डीएमके की इस बैठक में भारत में सामाजिक न्याय को आगे ले जाना, इसी विषय पर चर्चा प्रस्तावित है कि इसी पर चर्चा की जाएगी।
कई विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने डीएमके की इस बैठक में भाग लेने के लिए सहमति दी है, लेकिन इन नेताओं ने यह भी कहा है कि हम इस बैठक में भाग ले रहे हैं क्योंकि ये राजनीतिक नहीं है बल्कि सामाजिक मुद्दे पर है। और भी कि कुछ दल जैसे ममता बनर्जी की टीएमसी, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे ने इस बैठक में भाग लेने की अभी तक सहमति नहीं दी है। हाल ही में ममता बनर्जी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक से मुलाकात की थी, तो वो भी एक कोशिश थी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर चुके हैं विपक्षी एकता के लिए पहल, लेकिन अभी तक उनको भी सफलता नहीं मिली है। और इस बीच नीतीश कुमार के एक बार फिर से बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल हुआ ये कि राजधानी पटना में नीतीश कुमार अचानक पहुंचे भाजपा नेता संजय मयूख के घर और चैती छठ के खरना का प्रसाद वहां पर ग्रहण किया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कई विपक्षी दलों ने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन नीतीश इस मुद्दे पर मौन हैं। इस मौन के पीछे क्या है? लेकिन दक्षिण में क्या कोशिश हो रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, राजगोपालन सर। आपके जरिए प्रणाम। आपके जरिए हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसको वही समझा जाए जो कहा जा रहा है, सामाजिक मुद्दे यानी सोशल इशू पर ही इस बैठक को हम समझें, या फिर ये दक्षिण की तरफ से, स्टालिन की तरफ से, डीएमके की तरफ से कोशिश है कि वो नेता बने, वो अगुवा बने, वो लीडर बने अपोजिशन के। लालचंद जी, जो भी है डीएमके ने जो शुरुआत किया है वो स्वागत की पात्र है। क्योंकि सामाजिक नीति, सामाजिक सोशल जस्टिस 100 साल पुराना है। सोशल पार्टी का, सोशलिस्ट जस्टिस पार्टी करके तमिलनाडु में कम से कम 50 साल, उसके बाद वो डीके बन गया, फिर डीएमके बन गया, फिर एडीएमके बन गया, फिर एमडीएमके बन गया, फिर पीएमके बन गया। ऐसे थोड़ा तो होते आज इस स्थिति में आ गया है। जो वैकोम करके एक जगह से ईवी रामस्वामी नायकर का जो जन्म हुआ था, उधर से सामाजिक नायक का शुरुआत किया था, वो अप्रैल 3 तारीख का है। लेकिन मुझे लगता है ये तो टुवर्ड्स फॉरवर्ड ऑफ स्ट्रगल फॉर सोशल जस्टिस मूवमेंट करके कितना साल आप सोशल जस्टिस मूवमेंट करते जाओगे? एक साल से 100 साल से सोशल जस्टिस नहीं मिला, 102वां साल, 103वां साल में कैसे मिल जाएगी? दूसरी चीज है जो इसको बराबर पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी का सबको साथ, सबका विकास, सबको प्रयास, सबको विश्वास, ये तो सोशल जस्टिस है। जो कोरोना टाइम पर 120 करोड़ इंजेक्शन लगाया, फिर टोटल 250 करोड़ इंजेक्शन लगाया, ये सबको साथ, सबका विकास था। इसमें एक समुदाय का, एक परिणाम में, एक जाति का नहीं किया है। बिल्कुल जैसे यूक्रेन में जो जगह, जो वॉर जोन है, उधर से इंडियन का वो उधर से इवैक्यूएशन 25,000 लोग बच्चे का लेके आए थे। बिल्कुल उसमें तमिलनाडु में 1500 लड़के हैं, लड़की है। वो सोशल जस्टिस उसमें नहीं है। फिर मुका एमके स्टालिन मीटिंग पर सोशल जस्टिस से क्या? ठीक है। तीसरी चीज है, आपने तो अभी विस्तार से बोला है। मुझे लगता है तमिलनाडु में सबसे बड़ा सा नेशनल हाईवे है चेन्नई से कन्याकुमारी तक, चेन्नई से बंगलुरु तक, चेन्नई से विजयवाड़ा तक, चेन्नई से त्रिवेंद्रम तक। ठीक है। ये सारा मिल करके जोड़ करके देखे कि 2000 किलोमीटर हो गया। बिल्कुल यही तो सामाजिक नायक है। ये 2000 किलोमीटर में सिर्फ मुसलमान जाएगा, सिर्फ हिंदू जाएगा, फिर ईसाई जाएगा, सिख जाएगा? नो। लेकिन राजगोपालन सर, आपके जरिए, आप इतने लंबे समय तक रहे हैं जर्नलिज्म में और पॉलिटिक्स को जिस तरह समझते हैं, आपके जरिए ये समझना चाहेंगे कि बहुत सारी कोशिशें एक साथ हो रही हैं, नीतीश कुमार की कोशिश, ममता बनर्जी की कोशिश, केसीआर की कोशिश, ये इन तमाम कोशिशों के बीच कुछ बन क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चर्चा तो ये हो रही है, नीतीश कुमार ने कोशिश की, लेकिन अब एक बार शायद फिर से बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने की चर्चा है। नहीं बढ़ेगी, नजदीक से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सब जगह पर एक जो ग्लू कहते हैं अंग्रेजी में, उसको पेस्ट, जिसको जोड़ने का जो ताकत है, तो कांग्रेस है। इतना रीजनल पार्टीज को जोड़ करना है, सिर्फ कांग्रेस को अध्यक्षता में आ सकते हैं।
लेकिन सब रीजनल पार्टीज, दूरदर्शन दर्शकों को, लालचंद को द्वारा मैं ये कहना चाहता हूं, तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस को जगह नहीं देगी वो अपना लीड करने का दिल्ली में। सिमिलरली तृणमूल कांग्रेस राहुल गांधी से इतना नफरत है पूछिए मत। सेकेंड थिंग, नीतीश कुमार तो ये जैसे घड़ी का पेंडुलम, मेरा पुराना जमाने पर ये घड़ी था दीवार में खड़ी थी, वो लेफ्ट राइट जाते रहती थी जी। उसका तरह नीतीश कुमार तो कपड़ा बदलते हैं लेकिन जो सत्ता में बैठते हैं। तो मुझे लगता है ये लोग 50 लीडर बन गया है एक प्रधानमंत्री पोस्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सोशलिस्ट न्याय क्या होगा, सोशल जस्टिस क्या होगा? ये फाइनेंशियल जस्टिस के लिए है, ये सोशल जस्टिस नहीं है। ठीक है, एक अनार 100 बीमार। सेकंड थिंग, लेकिन आखिर बात मैं कहना चाहता हूं, ये तो 1-to-1 मीटिंग नहीं है, ये वर्चुअल कंप्यूटर में वीडियो में कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, ये तो दिखावत है, सामने आमने बात नहीं करते हैं ये लोग। ये सिर्फ ये एमके स्टालिन का स्वागत पात्र है, ये अच्छा करना चाहिए, ये बिना नहीं है, बिना करके। लेकिन तभी जब ये सोशल इशू पर रहे, सोशल इशू पर रहे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए और विस्तार से बात करने के लिए। और अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान से जुड़ी हड़ताल की खबर पर। पिछले 12 दिनों से राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ये बहुप्रचारित राइट टू हेल्थ के नए बिल का विरोध कर रहे हैं। दरअसल अशोक गहलोत सरकार इमरजेंसी सेवा और ओपीडी बहाल होने का दावा तो करती है, लेकिन विपक्ष मरीजों की देखभाल नहीं होने का आरोप लगा रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति का दावा करते हैं और राइट टू हेल्थ को जनता के लिए तोहफा मानते हैं। बिल के प्रावधान के मुताबिक कोई डॉक्टर पैसा ना होने पर भी किसी भी मरीज से उनकी चिकित्सा का हक नहीं छीन सकता, यानी इलाज देना पड़ेगा। राजस्थान में डॉक्टर सड़क पर हैं। एसोसिएशन का मानना है कि किसी मरीज की इमरजेंसी को कौन और कैसे तय करेगा। डॉक्टरों का दावा है कि बिल की आड़ में उन्हें अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ेगी, नौकरशाही की दखल बढ़ेगी और डॉक्टर प्रताड़ित होंगे। प्राइवेट डॉक्टरों का मानना है कि अशोक गहलोत चुनाव के लिए इसे कार्ड के रूप में देखते हैं, लेकिन मेडिकल बिल कौन भरेगा इस पर वो खामोश हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत तो है और इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना के साथ कई मेडिकल कॉलेज और एम्स का निर्माण भी किया है। लेकिन अगर सिर्फ राइट टू हेल्थ का नारा दिया जाए और बुनियादी सुविधाएं ना हो तो टकराव तो इसी तरह की निश्चित होगी जिस तरह की टकराव हम राजस्थान में देख रहे हैं। हमारे साथ मुरारी गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए। मुरारी जी, जिस तरह से कि ये टकराहट हम देख रहे हैं, अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस बिल को लेकर के आए हैं, तो इस बिल में डॉक्टर जिस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, उनका क्या तर्क है और इस बीच में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है राजस्थान में? जी बिल्कुल लाचंद, जो निजी अस्पताल के डॉक्टर है उनकी हड़ताल दूसरा हफ्ता इस समय चल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार और जो निजी अस्पतालों के डॉक्टर है उनके बीच में लगातार गतिरोध बना हुआ है जी। जहां सरकार बिल्कुल इस पर अड़िग है कि इस बिल को बिल्कुल वापस नहीं लिया जाएगा, वहीं निजी अस्पतालों के जो चिकित्सक है वो सिर्फ एक सूत्री एजेंडे पर अपनी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस राइट टू हेल्थ विधेयक को वापस नहीं लेने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इसका असर ये हो रहा है राजस्थान की राजस्थान में लगभग 2500 नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल हैं जिनमें बुरी तरह सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हालांकि इस वजह एक राहत की बात यह है कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस अस्पताल, वहां पर रेजिडेंट्स डॉक्टर वो काम पर लौट आए हैं। आज ही जो अतिरिक्त अधीक्षक हैं अस्पताल के, उन्होंने कहा है कि ज्यादातर रेजिडेंट डॉक्टर वापस लौट आए हैं। क्यों अभी 2 दिन पहले जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने भी इस हड़ताल में वो शामिल हो गए थे और लगातार वो इस पर
जोर दे रहे थे कि राइट टू हेल्थ को वापस लिया जाए, लेकिन अभी जो कई समझौता होने के बाद जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो काम पर लौटाए, इससे थोड़ी राहत लोगों को मिली है। लेकिन पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना होना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में ऑपरेशन टल रहे हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो मरीज हैं वो दूसरे राज्यों में सेवाएं लेने के लिए लगातार जा रहे हैं। जी राजन, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये स्वास्थ्य सेवा का वहां पर बुरा हाल है, लेकिन अशोक गहलोत क्या इसके जरिए इस चुनावी साल में कुछ हासिल करना चाह रहे हैं मुरारी जी? बिल्कुल, जो अब यदि राजनीतिक सियासत की बात करें तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये जो राइट टू हेल्थ बिल है कहीं ना कहीं एक चुनावी बिल है, एक लोगों को एक जिसको बोलते हैं एक संवेदनशील मामला बनाते हुए एक बुनाने वाली जैसी चीज आप कह सकते हैं। आज के जो एक बड़े समाचार पत्र में निजी चिकित्सकों ने एक बहुत बड़ा विज्ञापन इसी बात को लेकर दिया है कि किस तरह जो सरकारी चिकित्सा व्यवस्था है उनकी बदहाल है और लोग प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें जाके अच्छी सुविधा लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो सरकार है उसका ध्यान मेडिकल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। और जो निजी चिकित्सालय हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके वो लोग कहीं कहीं पर कतरना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से प्राइवेट जो डॉक्टर हैं वो उनका भी ये मानना है और सियासत में भी ये बात है कि कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से जो गहलोत सरकार है एक वोट हासिल करने की कहीं ना कहीं एक काम जिसमें कह सकते हैं काम में लगी हुई है। बिल्कुल। तो जो प्रसादी लाल मीणा जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि इस बिल की किसी भी तरह वापसी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो अडामेंट सरकार की तरफ से एक अड़ियलपना है वो एक अवरोध बना हुआ है दोनों समूहों के बीच में और इससे आम लोग जो राजस्थान की है वो लगातार परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये परेशानी नहीं होती अगर मिल बैठ करके सबकी सलाह लेकर के इस बिल को बनाते और लाते। तो इतना सवाल तो जरूर अशोक गहलोत पर बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमें जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान में ये बुरा हाल है, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि बिल को लाने से पहले व्यापक विचार विमर्श कर लेते, सभी की बात सुन लेते और उसके बाद बिल लेकर आते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।